नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में विजयपुर उपचुनाव जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह है। शायद इसीलिए अब बिना विधायक का मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। विधानसभा अध्यक्ष को इस पर फैसला लेना है। कांग्रेस का कहना है कि सप्रे का भी रामनिवास रावत जैसा हाल होगा। उधर रामनिवास रावत के मंत्री पद पर इस्तीफे के बाद अब इस मंत्री पद को पाने के लिए रस्साकशी तेज हो गई है। नागर सिंह चौहान का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि उन्हीं का विभाग रावत को दिया गया था। हालांकि और भी कई लोगों के नाम चर्चा में हैं। फिलहाल सीएम विदेश दौरे पर हैं, इसलिए उनके आने के बाद ही यह तय होगा कि रावत की जगह वन मंत्री कौन बनेगा। लेकिन इस चुनाव के बाद दो सबसे ज्यादा सियासी हलकों में जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ये कि रावत के बाद वन मंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, और दूसरा सवाल ये कि अब निर्मला सप्रे का क्या होगा। इन्हीं मुद्दों पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का निर्मला सप्रे को लेकर क्या कहना है। दोनों ही पक्ष का क्या इसको लेकर दावा है, सुनिए। अभी जैसा कि रामनिवास रावत के साथ जो हुआ है, जिस तरह वो बीजेपी में चुनाव हार गए और कहीं के नहीं रहे, तो वही हाल निर्मला जी का होना है। निर्मला सप्रे के बारे में भी स्थिति ये है कि उनका निर्णय जल्दी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग निश्चित रूप से हाईकोर्ट जाएंगे। और वास्तविकता यह है कि अब निर्मला सप्रे जी में अगर साहस है तो चुनाव लड़े। वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे, कांग्रेस पार्टी से लड़के दिखाएं। क्या उनका हंस भी उन्हें मालूम पड़ जाएगा क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, निर्मला सप्रे जी स्वयं भी बताती हैं कि वो स्वयं ही खुलासा करेंगी कि वो कहाँ हैं। दूसरी बात, विधानसभा अध्यक्ष जी के पास है ये मामला। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि क्यों कांग्रेस ऐसी व्याकुल और हो जाती है कि उनके विधायक ही कांग्रेस को स्वयं नहीं पता वो कहाँ पर हैं। तो ये कांग्रेस अपने विधायकों को बांध नहीं पाती है, उनको अपने साथ में रख नहीं पाती है। तो सिंक एंड डाई कंडीशन है कांग्रेस के लिए। इसको प्रतीक के तौर पर लिया जाए कि कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक क्षमताओं की कमी है। उधर रामनिवास रावत की कुर्सी को लेकर के भी अब वह वो है कि उनकी कुर्सी किससे मिलेगी। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। यात्रा पर हैं। रामनिवास रावत जी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उस स्थिति में भी वह वर्तमान में अपने उत्तरदायित्वों का मंत्री के रूप में निर्वहन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी विदेश यात्रा से लौट करके वापस आएंगे तो अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उपयुक्त निर्णय लेंगे और जो भी समझ में आएगा उनको उस हिसाब से उचित प्रशासनिक व्यवस्था के निर्वहन के लिए निर्णय लिया जाएगा। निर्मला सप्रे के भविष्य को लेकर और कुर्सी की खींचतान को लेकर क्या कह रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के, जरा ये भी सुनिए। कोई भी व्यक्ति जो विधायक नहीं है 6 माह तक विधायक ना रहते हुए भी मंत्री रह सकता है। तो रामनिवास रावत अभी कुछ दिनों तो और रह ही सकते हैं। जब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था उस दिनांक से यदि हम मानेंगे भी तो उनके पास अभी हैं 2-3 महीने का समय और है जो पद पर रह सकते हैं। और ये तो मुख्यमंत्री को तय करना है कि उन्हें जनादेश के बावजूद पद पर बनाए रखना है या उनका इस्तीफा तत्काल स्वीकृत राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजना है। निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस पार्टी में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने एक याचिका अध्यक्ष के समक्ष लगाई है दल बदल कानून के तहत। उस पर जो भी जवाब प्रस्तुत करना था वो निर्मला सप्रे कर चुकी हैं। अब इस बारे में अध्यक्ष को फैसला लेना है। साक्ष्य हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और यही दावा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, हमें सामने भी यही दिखाई देता है। अब ये अध्यक्ष के विवेक पर है कि वो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करते हैं, उनको अयोग्य घोषित करते हैं या नहीं। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। मंत्री रामनिवास रावत की हार हुई, अब वन मंत्री के पद के लिए रस्साकशी। दल बदलने वालों से जनता का भरोसा उठा, बिना विधायक निर्मला सप्रे का क्या होगा। क्या बंद होगी मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी, रणनीति बदलेंगे कांग्रेस और बीजेपी। उपचुनाव ने बदल दी सियासत की दिशा, कौन बनेगा मंत्री, निर्मला सप्रे का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपचुनाव ने बदल दी है सियासत की दिशा, मंत्री कौन बनेगा और निर्मला सप्रे का क्या होगा।
इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता जुड़ गई हैं। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरमन नगेले जी ने हमें ज्वाइन किया। सरमन नगेले जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर मैं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के समझने के लिए हिमानी जी के पास आता हूं। हिमानी जी, देखिए, निर्मला सप्रे को लेकर के बड़ा उहापोह बना हुआ है। कभी लगता है वो बीजेपी में है, फिर वो कहती हैं कि अभी मैंने इस्तीफा दिया नहीं है। आप लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अभी वस्तु स्थिति क्या है उनकी? कहते हैं ना, एक मीम बहुत चलता है, एक दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। कुछ भी नहीं है। निर्मला जी लोकसभा जब दल बदल के उसके तौर पर शामिल हुई थी, नजर आई उनकी जनता का, उनको ये दिखाई, तो इसलिए उन्होंने ये पेंडुलम की स्थिति बना के रखी है। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहती हैं तरह। तो जब वो उन्होंने भी ऐसी प्रयास किए थे, मैं बता जी के पूर्वज थे वो, और उन्होंने तपस्या करके सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। तो सशरीर स्वर्ग में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटक कर रह गए, स्थिति हो गई है उनको। अब रामनिवास जी के बाद तो उनको और ज्यादा डर सताने लगा है। लेकिन ऐसा लगता है कि नैतिकता तो अब राजनीति का हिस्सा रही ही नहीं है। खुद विधानसभा अध्यक्ष के पास 3 महीने से एक याचिका लंबित है, तो उसका उनको निर्णय ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता और चुनाव को लेकर जो मीटिंग होती है, उसमें वो शामिल होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं कि वो हमारे यहाँ नहीं है, कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। तो ये नैतिकता पर सवाल उठाता है कि क्या कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ ऐसे मीटिंगों में शामिल हो जाता है? कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के मंच पर उनके हाथ से पट्टा पहन लेता है? क्या निर्मला सप्रे कोई ऐसी आम इंसान थी जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था और मुख्यमंत्री ने अनभिज्ञता में उनको सदस्यता दिलवा दी थी? तो ये सब चीजें तो जनता के, आपके टीवी के माध्यम से सभी ने देखी हैं। तो ये सब चीजें तो क्लियर है। लेकिन अब बस स्थिति ये है कि उन्हें हार का डर सता रहा है। उन्हें मालूम है कि वो ये उपचुनाव जीत नहीं पाएंगी, और वो विधायक बने रहने के लालच में इस्तीफा नहीं दे पा रही हैं। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हिमानी जी, जब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग कोर्ट कब जा रहे हैं? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि 3 महीने से उनके पास मामला पेंडिंग है, तो आप लोग भी तो वेट एंड वॉच ही कर रहे थे। 90 दिन का टाइम होता है। वो अभी 90 दिन पूरे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी से सवाल पूछेंगे, अगर वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वाणी, आपके पास आता हूं। निर्मला सप्रे का सबसे पहले जो मैटर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर वाणी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इनको लेकर के स्थिति क्या है? क्योंकि मंच पर आपके साथ दिखी, एक बार नहीं कई बार दिखी, बीजेपी में है, कांग्रेस की बैठकों से दूर रही, तमाम चीजें रही। अब आप ना उन्हें स्वीकार कर पा रहे हैं, ना उन्हें दरकिनार कर पा रहे हैं। बड़ा धर्म संकट फंस गया है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और मेरे साथ जो साथीगण इस डिबेट में है, आप सबको प्रणाम करती हूँ। जी जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता को ये जताना चाहूंगी कि देवी जी, आपने तो खुद अपने मुंह से स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो स्वर्ग का पथ है। दूसरी चीज, निर्मला सप्रे जी खुद असमकश में है फंसी हुई। वो देखिए, एक तो उनका निर्णय है, और अगर वो निर्णय नहीं ले पा रही है तो कांग्रेस पार्टी क्यों रुकी हुई है उनको बर्खास्त नहीं करती? कांग्रेस पार्टी क्यों ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी असाधारण लोगों से या साधारण लोगों के बीच में फर्क करती है? क्योंकि हम जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मंत्री नेता ये सब हैं, ये सब साधारण व्यक्ति ही हैं। हम साधारण व्यक्ति असाधारण कार्यों के नीतियों में, अच्छे कार्यों में ये नहीं समझ पाएगी कांग्रेस। और हम किसी को गले लगाते हुए ना उसकी जात पात, ना उसकी सोशल स्टेटस, इन सब चीजों पे नहीं जाते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सामान्यता में विश्वास रखती है, और हमारे लिए जनता में सब वर्ग, सब महिला पुरुष, बच्चे बहन बेटियां सब एक समान है। और निर्मला सप्रे को खुद अब निर्णय अपने आप लेना पड़ेगा, और उसकी चिंता कांग्रेस पार्टी करे। कांग्रेस पार्टी इतने दिन से क्यों रुकी हुई है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं करती? आप लोग भी तो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। वो मंच पर आई थी, तो वो किस रुतबे से, किस मंच पर, अगर मंच पर हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं, हम उसका आदर करेंगे। परंतु हम
पार्टी में ऐसी मंशा नहीं रखते हैं कि हम लोगों का अनादर करें। अब कांग्रेस में तो लोग निराश होते ही हैं। इनके जितने नेता हैं, आज देख लीजिए, आज राहुल गांधी ने क्या किया। इनके तो अपमान तो इनका स्वभाव है। आज प्रथम हमारी जो प्रथम नागरिक है वो कुछ अभिवादन कर रही थी और राहुल गांधी मुंह मोड़ के उतर गए। तो ये तो इनका मूल चरित्र है इनका। ये ऐसा चरित्र तो हम तब भी देखते थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी को नमस्कार करते थे और वो मुंह मोड़ लेती थी। तो ये तो आपने और मैंने सार्वजनिक रूप से देखा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं सरमन नगेले जी। ये निर्मला सप्रे जी को लेकर के ना अब ऐसा हो गया कि बीजेपी स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि शायद कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं दिखता, और कांग्रेस को लगता है कि जितना लिंगर ऑन होगा उतना दूसरों को मैसेज जाएगा कि आप जाने की गलती मत करना। क्या अब ये पेंडुलम बन गई है, पॉलिटिकल पेंडुलम, निर्मला सप्रे फंस गई हैं क्या बीच में? देखिए अविनाश जी, जो सप्रे जी का जो विषय है उसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो मंच पर मौजूद थी, उनके पार्टी के कार्यक्रमों में जाती, बीजेपी में जाती हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है? बीजेपी की सदस्यता यदि ली है उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने वो सदस्यता के साथ में सारे साक्ष्यों को, सारे एविडेंस को, सारे माफी चाहूंगा नगेले जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा हमिंग आ रही है। इस टेक्निकल ग्लिच को हम ठीक कर रहे हैं। मैं आपके पास 2 मिनट के अंदर वापस आ रहा हूं, जब तक ये ठीक कर लेते हैं हम। मैं वापस हिमानी जी के पास तब तक आ जाता हूं। हिमानी जी, एक और मुद्दा जो है वो है रामनिवास रावत जी का। अब जो उनका पॉलिटिकल भविष्य है उसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या अब नए लोगों को लाकर बीजेपी उन्हें तुरंत टिकट देने से डरेगी, और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इससे कोई सबक लेगी, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीख लें तो ज्यादा अच्छा है। आपने भी बाहर से एक कैंडिडेट लड़ाया जरूर है ला करके, पर मूल कार्यकर्ता कांग्रेस के वो भी वहां आहत तो हुए होंगे। उनको लगा होगा कि हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और जब बाहर से आपको आयतित करना पड़ा, भले ही आपको एक सीट मिल गई हो, सीट आपने बचा ली हो, लेकिन मूल्य कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो है, पुराने कार्यकर्ताओं की, उसको लेकर के कांग्रेस संवेदनशीलता बरतेगी क्या? कहावत है, हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी माने आईना। हाथों को देखने के लिए आईने की जरूरत है, देखा जा सकता है। तो जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष होता तो ये रिजल्ट ना आता विपक्ष में और सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर जो रिजल्ट आया है। हाँ, रही बात रामनिवास रावत, अभी वाणी जी ने जो कुछ भी बोला उस सब का विरोधाभास रामनिवास रावत के बयानों से मिल गया कि कुछ लोग मेरा बड़ा कद नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का ऐसा लगा कि उनका जगह छिन जाएगी, बहुत सारी चीजें बोली। तो मुझे ऐसी वाणी जी बातों का ऐसा अर्थ का अनर्थ में बहुत सीनियर विद्वान मानती हूँ कि साधारण से मतलब था मेरा कोई व्यक्ति जिसको चेहरे से जाना ना जा सके, वो विधायक थी और वो मंच पर आई थी, आपने दिलाई, वो आपके यहाँ की बैठकों में शामिल हुई और आप नैतिकता के नाते भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई आया तो आपने सम्मान कर दिया, मुख्यमंत्री के मंच से आप ऐसे ही विपक्ष के लोगों को पट्टा पहना देते हैं। दूसरे, हमने भी बहुत सारे अडवाणी जी के वीडियो देखे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी अडवाणी जी को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन बातों को अगर आप जिक्र ना करें तो ये डिबेट जो है वो सार्थक बनी रहेगी, अगर हम इस टॉपिक से अलग ना जाएं। अब आ जाते हैं रामनिवास रावत जी पर। तो रामनिवास रावत जी वाकई में उनसे फौरन इस्तीफा वैसे तो दे दिया उन्होंने, पर अभी मुख्यमंत्री जी की पर्यटन की वजह से वो अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया है और वाकई बिल्कुल संदेश जा रहा है, चाहे वो निर्मला सप्रे हो, चाहे वो इंदौर का वो धक्का मुक्की वाला जो एक हमारे यहाँ से नेता गए थे उनके साथ का मैटर हो, चाहे जो रीवा में कांग्रेस के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के मूल लोगों का झगड़ा हो, या जो वीरेंद्र खटीक जी के समय पर जो झगड़े हो रहे थे उनका वो हो। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को एक संदेश साफ मिल रहा है। मैं बिल्कुल कई बार अपने मुंह से खुद आपके यहाँ पे भी स्वीकार कर चुकी हूँ कि हमने जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ उसके बाद हमने अपने अंदर समीक्षा करने के बाद बहुत सारे सुधार किए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन जो गलतियां हुई उनसे सबक मिल चुका है और अब हमने सीख के, लेकिन अब जो बारी है वो भारतीय जनता पार्टी को सीखने की है कि उनसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें अब सुधार लें। ठीक है, मैं वापस आता हूँ सरमन नगेले जी के पास। सरमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सरमन जी, मैं आपकी आवाज, हाँ जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था रामनिवास रावत के भविष्य को लेकर, मंत्री पद को लेकर क्या कह रहे थे सर आप?
देखिए, सबसे पहले तो निर्मला सप्रे का उन्होंने क्या बीजेपी की सदस्यता ली है और कांग्रेस पार्टी ने याचिका में सब्सटेंशियल और जो एक उसकी सीमा है कितने साक्ष्यों की उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए और साथ में उनकी सदस्यता की कॉपी, ये सब लगाई है। उसके बाद ही माननीय अध्यक्ष महोदय उसमें निर्णय लेंगे। मैं दोबारा माफी चाहूंगा सरवन नगेले जी, बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे। दिक्कत जो है वो आ रही है लगातार आपके ऑडियो में, हम उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी के पास आ जाता हूं। डॉक्टर वाणी, देखिए, रामनिवास रावत जी को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी स्थिति जो है उसमें वो जाहिर सी बात है चुनाव हारे हैं लगातार, इतने सालों से वो विधायक थे, तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी और कोई वजह तो रही होगी। बिना वजह के चुनाव, इतने बड़े संगठन वाली पार्टी का कैंडिडेट अगर हार रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ी वजह है। अब उस वजह को खंगालना पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है, लेकिन रामनिवास रावत की जगह पर कौन आएगा, इसको लेकर के बड़े कयास लग रहे हैं। और रामनिवास रावत का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के भी सवाल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सीट थी जहां रामनिवास रावत जी एक बाई इलेक्शन लड़े, ये एक पारंपरिक कांग्रेस की सीट थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर केवल एक बार जीती है, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब जो पिछली बार रामनिवास रावत जी यहाँ जीते थे वो लगभग 18,000 वोट्स के मार्जिन से जीते थे। इस बार जो हारे हैं वो 7,000 वोटों के मार्जिन से हारे। तो मेरा ये सोचना है और मैं ये मानती हूँ कि वोटों का अंतर कवर हुआ है, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर मंथन करेगी कि वो 7-8 हजार वोट्स जिनकी और आवश्यकता थी इस इलेक्शन को जीतने के लिए, वहां पर क्या और बदलाव की आवश्यकता है। रही बात उनके राजनीतिक सफर की, उसकी चिंता वो खुद करेंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। सरवन नगेले जी क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? सरवन जी, बिल्कुल, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। सरवन जी, मैं सबसे पहले निर्मला सप्रे पर आपका रिएक्शन ले लेता हूं सर। देखिए, निर्मला जी का विषय यह है कि क्या उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। यदि सदस्यता ली है तो उसका कोई जो सदस्यता का जो उनका वो डिटेल रहती है, जो उनकी सदस्यता का पर्चा रहता है, वो क्या कांग्रेस ने अपनी याचिका के साथ में विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। साथ में एक कुछ जो गवाह रहते हैं, जो सब्सटेंशियल और साथ में उसके साक्ष्य माने जाते हैं, उतने लोगों के सिग्नेचर कराए कि इन लोगों की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता ली, इस कार्यक्रम में गए, यहाँ उन्होंने ये किया। तब माननीय अध्यक्ष महोदय उसमें निर्णय लेंगे और वो निर्णय कभी भी ले सकते, कितने दिन भी उसको पेंडिंग रख सकते। एक तो ये है। अब बाकी निर्मला जो सप्रे मैडम है, वो यदि अपने पद से त्याग करती है तो उपचुनाव फिर होगा उसके बाद। एक तो ये। दूसरा जो माननीय रामनिवास रावत जी का विषय है, तो देखिए, रोकूंगा नगेले जी एक मिनट। निर्मला सप्रे से लेकर एक सवाल मैं आपसे और कर लेता हूं। कांग्रेस बर्खास्त उन्हें नहीं कर रही है, वाणी जी ने भी ये सवाल उठाया, इसके पीछे क्या कोई तकनीकी वजह है या कांग्रेस इसे लिंगर ऑन करना चाहती है? क्या वजह है कि कांग्रेस सब कुछ जानकर भी बर्खास्त नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस जानबूझकर बर्खास्त नहीं कर रही है, कि बर्खास्त करेगी तब भी स्थिति उपचुनाव की बनेगी और त्यागपत्र देंगी तब भी बनेगी। हालांकि एक सीट से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको लिंगर ऑन करना चाहती है, क्योंकि वो इस बीच में अपना जो कैंडिडेट है, बाकी चीजें हैं, और वो काम नहीं कर पाएंगी निर्मला सप्रे। मतलब कुल मिलाकर जो कुछ नुकसान होना वो निर्मला सप्रे को ही होना है। वो जितने दिन पेंडिंग रखेंगी उतने दिन उनका नुकसान और अधिक होता जाएगा। दूसरा विषय जो आपने माननीय रामनिवास रावत जी का रखा था, तो देखिए, वो 6 महीने तक तो मंत्री रह सकते हैं। अभी जितने भी उनके जो शेष दिन बचे तब तक वो मंत्री रह सकते हैं। इसके बाद भी एक चीज और है जो मैं एक संदर्भ देना चाहता हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय में इब्राहिम कुरैशी मंत्री रहे थे। वो 6 महीने के अंदर के बीच में वो त्यागपत्र दे दें, उसके बाद पुनः वो शपथ ले सकते हैं और फिर 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते हैं। जो एक पुरानी, जो मेरे को याद आ रहा है, अभी कोई नया अमेंडमेंट हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो रह सकते हैं। और इसके बाद हो सकता है कि पार्टी जो है ना, उनको कहीं और किसी जब भी कोई सीट खाली हो या कोई खाली कर दे उनके लिए, तो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं वो।
जिसकी की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये बात सही है कि जब वन मंत्री का विषय आएगा तो अभी इसलिए कोई विषय नहीं आ सकता क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यूके और जर्मन के दौरे पर हैं और कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो वन मंत्रालय खाली हो रहा तो किसी को मंत्री बनाना ही है। वो जो कोई मंत्री किसी विभाग का नहीं रहता है तो भार साधक के रूप में या सारे दायित्व मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी जैसे होम चला रहे, आईटी चला रहे, लोक प्रबंधन चला रहे, इंडस्ट्री चला रहे, जनसंपर्क चला रहे, तो ये विभाग भी मुख्यमंत्री जी चला सकते हैं। और जब उनको लगेगा कि हमको नए मंत्री को कोई शपथ दिलानी है, उनको दिला सकते हैं। उनको लगेगा किसी अभी जो एग्जिस्टेंस जो मिनिस्टर हैं उनको लगेगा कि उनके पास ये विभाग देना तो उनके लिए वो आर्डर निकलवा सकते हैं। देखिए सब कुछ निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, लेकिन इसमें हाई कमान का भी कहीं ना कहीं संदेश छुपा रहता है। ठीक है, हिमानी जी आपके पास आता हूं। हिमानी जी, क्या आपको लगता है अब एक मंत्री पद खाली हो रहा है तो जो कांग्रेस से गई हुई बीजेपी में जो टीम है उनमें से किसी को सम्मान मिलेगा जो आप कहती नहीं मिलता है, या आपको लगता है कि अब मूल बीजेपी की तरफ लौट जाएगी बीजेपी कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बहुत हो गई, अब तो चलो इनके आप लौट चलें, अब पुरानों की तरफ चल देते हैं? वही मैंने बोला था, अब गलतियों से सबक सीखने का टाइम भाजपा का है, उन्हें सीख लेना चाहिए सबक। लेकिन बस यही बोलना चाहूंगी, शुरू में जो बोला था एक दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेज आवाज में चिल्ला के कह रहे थे कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट नहीं है, वो रामनिवास रावत की सीट थी, वो आज बिल्कुल बदल गए और 18,000 से 8,000 का जो क्रेडिट ले रहे हैं। तो फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि 1.25 लाख का जो किला था उसे 8,000 ईंटों में बदल के रख दिया हमने। तो अब सबक सीखने की बारी आपकी है। अब दल बदल और इन सब चीजों को जो अनैतिकताएं हैं, और ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि निर्मला सप्रे को भी यही डर है कि जो वो अब दोबारा से उपचुनाव में नहीं जा पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वो जब चुनाव लड़ेंगी तो वो नहीं जीत पाएंगी। जैसे कमलेश शाह को जितवाने के लिए 3,500 का एक आंकड़ा पार करना मुश्किल हो गया था, 17 राउंड तक वो आगे थे, आखिरी के 3 राउंड में 3,500 से बड़ी मुश्किल से जीत दिलवा पाए थे और फिर इसी आधार पर उनको मंत्री पद भी नहीं दिया गया। तो रामनिवास रावत को भी कम ज्यादा पे हम समीक्षा कर सकते हैं, पर जीत है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। तो आपको ये वाणी जी को बोलना चाहिए था जिन्होंने 18,000 को 8,000 पे कंपेयर किया। ना, मैंने तो बस उसी परंपरा को कायम रखा है। जब आप लोग हारते हैं तो हम भी आपको भी मौका देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हारा हुआ है उसको ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए। 1.25 लाख के किले को 8,000 ईंटों में बदलने की बात कर रहे हैं, हम तो वहाँ हारे हैं। ना आप जीते, शुभकामनाएं आपको। बुधनी में आपने मार्जिन बहुत कम कर लिया, उसके लिए शुभकामनाएं। 1.25 लाख का किला ढहा के हमने 8,000 ईंटों में तब्दील कर दिया उसको। ठीक है, मैं जरा वाणी जी के पास आ जाता हूँ। वाणी जी के बाद फिर मैं नगेली जी से फाइनल कमेंट ले लूंगा फटाफट। वाणी जी, आपसे मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, मंत्री जी की कुर्सी वन मंत्री जो है वो कांग्रेस वाली बीजेपी के लोगों को मिलेगी या बीजेपी के लोगों को मिलेगी? आप ये कहेंगे बीजेपी एक ही है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी लोग नाराज हैं। अब कम से कम विजयपुर के चुनाव के बाद तो ये क्लियर हो रहा है। देखिए, आप उसकी चिंता हम ना करें, क्योंकि ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेना है वो उचित तरीके से लेंगे। परंतु मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस का इतना बदहाल आज का उनकी स्थिति है, चाहे महाराष्ट्र देख लें अभी हाल ही में, चाहे हम हरियाणा देख लें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गिनती लंबी है। इतना अहंकार आता कहाँ है? अहंकार की घूंटी ये पीते कहाँ से इनके प्रवक्ता, जो इतना जानते हैं कि इनके अब ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पे है पार्टी। इनका खुद की जो प्रदेश में जो कार्यकारिणी की स्थिति है, जितना मखौल इनका उड़ाया जा रहा है कार्यकारिणी की बैठकों पे कि कुर्सी भी पट्टा लगाए हुए बाहर हो जाती है, नेता तो छोड़ो, कि उसके बाद ये इस मंशा से बात करते हैं एक पब्लिक फोरम पे। ठीक है वाणी जी, आपने जो सवाल लिया वही सवाल लेकर मैं सरवन जी के पास फाइनल कमेंट के लिए आता हूं। सरवन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने अपनी सीट बचा ली, कांग्रेस ने अपनी सीट बचा ली, यानी ये बीजेपी की हार के तौर पर हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन कांग्रेस जीत गई, ये बड़ी खबर हो गई है। तो क्या बीजेपी का जो रिजल्ट, चूंकि 100% रहता है मध्य प्रदेश में, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, ये बीजेपी का रिजल्ट है, इसलिए या लोगों का माइंडसेट हो गया है कि ये बीजेपी के लिए झटका है, जबकि अगर हम देखें नंबर्स में देखें या किसी और में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो बीजेपी से लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी, इसलिए क्या बीजेपी को सेटबैक की तरह देखा जा रहा है सार को? देखिए, ये जो विषय है, दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश में उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस का जो वोट परसेंट विधानसभा लोकसभा में रहा है वो बीजेपी के बराबर से रहा, थोड़ा बहुत अंतर रहा है।
तो ये बात सही है कि रामनिवास रावत से अपेक्षा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए जनता ने जो है ना, और वो आदिवासी हैं मल्होत्रा जी, तो मल्होत्रा जी चूंकि आदिवासी, वो सीट आदिवासियों की है, इसलिए उसके पक्ष में चली गई है वो। जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर वाणी आपका, हिमानी जी आपका और सलमान नगेले जी आपका हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।